इस बंदे ने अपने न्यू बॉर्न बेबी को डीमंस को बेच दिया ताकि ये बंदा पूरी दुनिया पर राज कर सके। कहानी की शुरुआत होती है लॉर्ड डियागो कागेमित्सु नाम के एक सैमुराई से। ये बंदा पिछले 12 सालों से लॉर्ड बुद्धा का वर्शिपर होता है, पर इतनी सारी प्रेयर्स करने के बाद भी इससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता और अब ये बंदा हार कर हॉल ऑफ हेल में चला जाता है, जो कि डीमन से कम्युनिकेट करने के लिए उसके गाँव की एक बहुत ही फेमस जगह होती है। अब अंदर चलकर वो आदमी एक प्रीस्ट को बैठा हुआ देखता है उस टेम्पल के अंदर और ये बंदा लॉर्ड डियागो को समझाता है, लॉर्ड डिएगो आप इस टेम्पल में आ तो चुके हो, लेकिन अगर आपने डीमंस के साथ डील की तो मरने के बाद आपको नर्क ही मिलेगी। क्या आप सच में ये करना चाहते हो? और लॉर्ड डिएगो उस प्रीस्ट को बोलता है, तुम जिस लॉर्ड बुद्धा को वर्शिप करने की बात करते हो वो मेरी किसी भी प्रेयर का जवाब नहीं दे रहा है और अब मेरे पास डीमंस से डील करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। और वो उस प्रीस्ट की पीठ पर अपनी तलवार से 2 बार हमला करता है और उस प्रीस्ट को मार देता है। लॉर्ड डिएगो उन 12 डीमंस को बताता है कि वो इशिकावा नाम के एक छोटे से गांव का राजा है और उसके गांव में एक महामारी फैलने के कारण उसके गांव के 70% लोग मर चुके हैं और बाढ़ के कारण उसकी सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं और अगर ऐसे ही हालात रहे तो उसकी पूरी की पूरी कंट्री तबाह हो जाएगी और उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। और इसीलिए अब मैं भगवान और देवताओं की रहम पर डिपेंड नहीं रहना चाहता और मैं तुमसे यहाँ पर कोई प्रेयर करने नहीं बल्कि एक डील करने आया हूँ। लॉर्ड डिएगो उन 12 डीमंस को कहता है, अगर तुम मेरी जमीन को प्रोटेक्ट करोगे और मुझे इस पूरी कंट्री का राजा बना दोगे तो बदले में मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? और तभी वहाँ पर बिजली चमकने लगती है जो कि लॉर्ड डिएगो के माथे से जाकर टकराती है और उसके माथे पर क्रॉस का एक साइन बन जाता है और उसके माथे से खून निकलने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें लॉर्ड डिएगो की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे को जन्म देती है। अब शुरुआत में तो ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन तभी उस बच्चे पर एक जोर की बिजली गिर जाती है। तभी लॉर्ड डिएगो भी वहाँ पर आ जाता है और वो देखता है कि एक नर्स उस कमरे से बाहर की तरफ भाग रही होती है डरकर। लॉर्ड डिएगो सोचता है कि भाई क्या हो गया इसे, ऐसा क्या देख लिया इसने। और अब लॉर्ड डिएगो जल्दी से अपने बच्चे को देखने के लिए उस कमरे के अंदर जाता है और अब लॉर्ड डिएगो जैसे ही उस बच्चे से वो कपड़ा हटाता है तो वो देखता है कि उस बच्चे की आंख, नाक, बॉडी, स्किन कुछ भी नहीं होता है, पर वो सांस ले रहा होता है, वो जिंदा होता है। लॉर्ड डिएगो समझ जाता है कि डीमंस ने उसकी डील को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन बदले में उन्होंने इस बच्चे के सारे बॉडी पार्ट्स को ले लिया है और वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। लॉर्ड डिएगो उस बच्चे को उसके सामने बैठी उस नर्स को दे देता है और कहता है, ये लो, इसे कहीं दूर फेंक कर आओ। उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती है, डियर वो जैसा भी दिखता हो है तो हमारा ही बच्चा ना, प्लीज उसे मत जाने दो, प्लीज उसे मारो मत, मैं उसका ख्याल रखूंगी। लेकिन लॉर्ड डिएगो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे नीचे गिराते हुए उसकी पत्नी उससे भीख मांगती है कि वो उसके बच्चे को उससे अलग ना करे, लेकिन ये लॉर्ड डिएगो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे कहता है, तो अब मैं राजा बनने वाला हूँ और तुम मुझे एक और बच्चा पैदा कर दोगी, समझी तुम? भाई क्या ही बंदा है यार, सही में कितनी बुरी तरह से ट्रीट करता है यार अपनी पत्नी को। और तभी इस बंदे की नजर वहाँ पर पड़े एक लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू पर पड़ती है जो कि उसी लाइटनिंग के वक्त टूट गया था। और तभी उसकी दूसरी पत्नी उसे बोलती है, मुझे लगता है लॉर्ड बुद्धा ने इस बच्चे को प्रोटेक्ट किया और अपना सेक्रीफाइस दिया है। इसके बाद हमें उसी बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि उस बच्चे को पानी में फेंकने आई होती है जंगलों में और वो उस बच्चे को एक बोट के अंदर रख देती है और उस बोट को धक्का देकर उस बच्चे को पानी में बहा देती है। और हम देखते हैं कि उस बच्चे के ऊपर एक लॉकेट भी होता है जो कि लॉर्ड डिएगो के क्लैन का साइन होता है। और अब जैसे ही वो बूढ़ी औरत पीछे मुड़कर देखती है तो एक बहुत बड़ा सा डीमन उस पर अटैक कर देता है और उसे खा जाता है। थोड़ी देर बाद एक अंधा आदमी वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम वीवा मारू है और वो बंदा इस डीमन की प्रेजेंस को सेंस कर लेता है। ये बंदा अंधा होता है लेकिन फिर भी ये चीजों को सेंस कर सकता है और ये उस डीमन की प्रेजेंस को सेंस कर लेता है। वो डीमन उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो जैसे ही उस पर हमला करने वाला होता है वीवा मारू अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस डीमन को बीच में से काट देता है। और इस बंदे को पानी के अंदर कोई चीज सेंस होती है जिसके अंदर रेड फ्लेम्स दिखाई दे रही थी और उसे लगता है कि ये कोई कर्स्ड ऑब्जेक्ट है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम 16 साल आगे देखते हैं जहाँ वो बच्चा अब बड़ा हो चुका है और उसका नाम ह्याकेमारू है। ये बच्चा उस इंसिडेंट को सर्वाइव करते हुए किसी तरीके से बच गया था और हम देखते हैं कि ह्याकेमारू ने अपनी कमर पर एक स्वॉर्ड भी लटकाई होती है और इसने प्रोस्थेटिक लेग्स, आर्म्स, यहाँ तक कि इसका फेस भी एक मास्क होता है और वो एक विलेज की तरफ जा रहा होता है। अब उस विलेज के अंदर हम डोरोरो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि मार्केट के बीचों बीच चोरी का सामान बेच रहा होता है और तभी उस सामान के असली मालिक वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर डोरोरो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। पर थोड़ी देर बाद ही वो गुंडे उससे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं, रहम नहीं खाते यार बिल्कुल भी। और अब इसके बाद वो सभी लोग देखते हैं कि एक लड़का जो कि ह्याकेमारू है वो ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है और उसे एक डीमन की प्रेजेंस सेंस होती है जो कि उसकी तरफ ही आ रहा था लेक में से। लेकिन नीचे खड़े उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर किसे देख रहा है, भाई क्या है ये बंदा, किसे देख रहा है ये। और तभी पानी में से एक डीमन बाहर आता है और उन सभी गुंडों को एक एक कर खाने लगता है। और अब जैसे ही वो डीमन डोरोरो को भी खाने लगता है तभी ह्याकेमारू वहाँ पर आकर उस डीमन पर अटैक कर
करके डोरोरो को बचा लेता है और अब उस डीमन और हैकेमारू में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। अब हैकेमारू अपनी स्वॉर्ड्स निकालता है जो कि उसके आर्म्स में फिट हो रखी थी और वो उस ब्रिज के साथ साथ उस डीमन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब इसके बाद डोरोरो उससे उसकी आर्म्स लौटाने जाता है उसके पास और उसकी जान बचाने के लिए हैकेमारू को थैंक यू कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि हैकेमारू उसे कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि हैकेमारू बोल ही नहीं सकता था। हैकेमारू की सारी सेंसेस को उन डीमंस ने खा लिया था और तभी अचानक से ही हैकेमारू की बॉडी शेक करने लग जाती है और उसका मास्क नीचे गिर जाता है और उसकी स्किन वापस आने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि हैकेमारू को अगर अपनी बॉडी को वापस लेना है तो उसे उन्हीं 12 डीमंस को मारना होगा जिसने बचपन में उसकी बॉडी को खा लिया था। और ये डीमन जो अभी हमने देखा वो उन्हीं 12 डीमंस में से एक था। अब दूसरी तरफ हम डियागो को देखते हैं जो कि एक थंडरबोल्ट को नोटिस करता है और अब उस लाइटनिंग को देखकर डियागो को 16 साल पहले का वही वाला सीन याद आता है जब उसने उन डीमंस के साथ डील की थी। और हम देखते हैं कि डियागो के माथे के ऊपर क्रॉस का साइन बना होता है जो कि उसी डील की निशानी होती है। अब डियागो जल्दी से जाता है हॉल ऑफ हेल में और वहाँ पर जाकर देखता है कि उनमें से एक डीमन का स्टैचू बीच में से टूट चुका है और ये देखकर डियागो बुरी तरह से डर जाता है। और अब उसके विलेज में दोबारा से वही महामारी, अर्थक्वेक्स और बाढ़ आने की वजह से डियागो को शक होता है कि 16 साल पहले जो उसने डीमंस के साथ डील की थी वो अब टूटने लगी है। अब इसके बाद हम हैकेमारू और डोरोरो को देखते हैं जो कि एक विलेज की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में चलते चलते डोरोरो हैकेमारू से बात करने की कोशिश करता है और उसे पूछता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अरे कुछ तो बोलो, अरे अपना नाम तो बता दो चलो, और तुम्हारी आर्म्स में ये स्वॉर्ड्स फिट कैसे हो रखे हैं और इतनी अच्छी तरह से कैसे लड़ लेते हो? अरे भाई कुछ तो बोलो यार, शर्मा रहे हो क्या? और हम देखते हैं कि हैकेमारू उसे कोई भी जवाब नहीं देता। हैकेमारू बोल ही नहीं सकता था। अब हैकेमारू को बहुत भूख लगी होती है और वो झाड़ियों में से कुछ बेरीज को निकालकर खाने लग जाता है। डोरोरो समझ जाता है कि हैकेमारू को भूख लगी है, इसलिए वो शाम होते ही एक रिवर के किनारे कैंपिंग करते हैं। अब डोरोरो उससे फिर से बात करने की कोशिश करता है। दरअसल हैकेमारू को कोई भी चीज दिखाई तो नहीं देती है लेकिन उसे ऑब्जेक्ट्स का कलर दिखाई देता है जिससे कि वो पहचान सकता है कि कोई चीज उसके लिए खतरा है या नहीं। व्हाइट कलर वाली चीजें सेफ होती है लेकिन रेड कलर वाले ऑब्जेक्ट्स डीमंस की निशानी होती है और उसके लिए खतरनाक है। और डोरोरो की सोल का कलर किसी खतरे को इंडिकेट नहीं करता और इसीलिए वो डोरोरो पर अटैक नहीं करता कभी भी और उसे अपने पास रहने देता है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि हैकेमारू मछलियों का शिकार कर रहा होता है और तभी डोरोरो को एक जॉब के बारे में पता चलता है जिससे कि वो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और वो हैकेमारू को अपने साथ लेकर चलने लगता है। और रास्ते में वो उसे बताता है कि किसी मॉन्स्टर ने एक गाँव में तबाही मचा रखी है और जो भी ट्रैवलर्स टूरिस्ट्स उस गाँव को विजिट करने आते हैं वो लोग अचानक से ही गायब हो जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हैकेमारू को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता, लेकिन फिर भी हैकेमारू डोरोरो के साथ चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद वो लोग उस गांव में पहुंच जाते हैं और डोरोरो उस विलेज के चीफ डेनकिची से पूछता है हमने सुना है आप किसी मुसीबत में हैं, हम आपकी मदद के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर वो चीफ और सभी विलेजर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और डोरोरो उन्हें हैकेमारू के बारे में बताता है। तो पेश है हैकेमारू, ये बहुत ही कमाल का है, इसने एक बहुत बड़े से राक्षस को अभी थोड़ी देर पहले ही मारा था, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। और वो विलेज का चीफ उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। तो ठीक है छोटे उस्ताद, कल होते ही हम आपको आपके पहले मिशन पर भेज देंगे। और ये सुनकर डोरोरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और अब इसके बाद वो लोग एक कमरे के अंदर रेस्ट करने जाते हैं। अब अगली सुबह डेनकिची उन दोनों को बताता है छोटे उस्ताद लेडी बेंडाई आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप रेडी है? डोरोरो पूछता है अबे कौन है ये, कौन लेडी बेंडाई, कौन है ये? अब वो दोनों लेडी बेंडाई से मिलने जाते हैं पर हम देखते हैं कि लेडी बेंडाई को देखते ही हैकेमारू अपनी स्वॉर्ड्स बाहर निकाल लेता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। डोरोरो बहुत ही मुश्किल से हैकेमारू को समझाता है अरे क्या कर रहे हो भाई? और तभी सभी विलेजर्स वहाँ पर आकर हैकेमारू को रोकते हैं और उन दोनों को पकड़कर स्टोर हाउस के अंदर कैद कर देते हैं। डोरोरो हैकेमारू को डांटता है तुम पागल वागल हो क्या, इतनी खूबसूरत थी वो, तुमने उस पर हमला क्यों किया? और तभी हमें वहाँ पर उसे बूढ़े व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम बीवामारू है, जिसे हमने थोड़ी देर पहले अभी देखा था। वो बंदा उन दोनों के पास जाता है और उन्हें बताता है शायद मैंने तुम्हारे दोस्त को कहीं पर देखा हुआ है, ये मुझे देखा देखा क्यों लग रहा है। बीवामारू किसी भी इंसान की सोल का कलर देख सकता था। अब वो दोनों आपस में बात कर रहे होते कि तभी हैकेमारू और उस बूढ़े आदमी को किसी चीज की प्रेजेंस सेंस होती है जो कि उनकी तरफ ही आ रही थी और एक वेल में से किसी क्रीचर का हाथ बाहर आने लगता है। लेकिन तभी हैकेमारू अपनी स्वॉर्ड से उसका हाथ काट देता है और उसका पीछा करते करते कुएं में कूद जाता है। और उस वेल की दूसरी तरफ जाकर बीवामारू और डोरोरो देखते हैं कि हैकेमारू लेडी बेंडाई के रूम की तरफ ही जा रहा होता है और दरवाजा तोड़कर उसके रूम में एंटर कर जाता है। बीवामारू को उस लेडी बेंडाई की सोल का कलर रेड दिखाई देता है जो कि एक डीमन की निशानी है। और तभी लेडी बेंडाई अपने असली रूप में आ जाती है और वो हैकेमारू पर हमला कर देती है और उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। हैकेमारू अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसकी दोनों आंखों को फोड़ देता है और तभी उस विलेज का चीफ वहाँ पर आ जाता है और लेडी बेंडाई को वहाँ से भागने के लिए कहता है। हैकेमारू उसका पीछा करता है और बीवामारू और डोरोरो उस आदमी से पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम भी गद्दारी कर रहे हो? तुमने हमें मारने की कोशिश की थी ना, तुम्हें पता था वो एक डीमन है। डेनकिची ने बताता है हाँ अब से कह रहे हो, मुझे पता था वो एक डीमन है। दरअसल ये डीमन हमारे विलेज पर कब्जा कर चुकी है और अगर हम इसे यहाँ पर आने वाले मुसाफिरों को नहीं खिलवाएंगे तो ये हमारे पूरे के पूरे विलेज को खा जाएगी और इसीलिए अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ऐसा किया। और जो विलेजर्स यहाँ पर आते हैं वो इसी की वजह से गायब हो जाते हैं, ये डीमन उन सभी को खा जाती है। अब दूसरी तरफ उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई चल रही होती है और हैकेमारू उस डीमन को मार देता है। दरअसल वो लेडी उस डीमन की पोजेशन में होती है और उस डीमन को मारने के साथ साथ लेडी बेंडाई की भी मौत हो जाती है। और ये
देखकर चीफ देनकीची बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो लेडी बिल्कुल इनोसेंट थी, बस उस डीमन ने उस पर कब्जा कर रखा था। और चीफ देनकीची ने बताता है कि उनके पास पैसे कमाने का कोई भी सोर्स नहीं है और उन ट्रैवलर्स को मारकर जो भी पैसे मिलते थे उन्हीं से उनके गाँव का गुजारा चलता था, मुझे माफ कर देना। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और डोरोरो हैकिमारू से माफी मांगता है क्योंकि उसने लेडी बेंटाई पर जब अटैक किया था तब उसने हैकिमारू को बहुत ही बुरा भला कहा था, इसलिए डोरोरो उसे सॉरी कहता है। और चलते चलते हैकिमारू जमीन के ऊपर कुछ लिखता है और बीवामारू उसे सेंस कर बताता है कि तुम्हारे दोस्त का नाम हैकिमारू है और उसे हैकिमारू के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। 16 साल पहले का हम डियागो को देखते हैं और एक सोल्जर आकर लॉर्ड डिएगो को बताता है, सर हमारे साथी विलेज ने हम पर अटैक का ऐलान कर दिया है और बहुत सारे सोल्जर्स हमारी तरफ आ रहे हैं हम पर हमला करने के लिए। और ये सुनकर लॉर्ड डिएगो का शक और भी ज्यादा पक्का हो जाता है कि 16 साल पहले उसने डीमंस के साथ जो अब डील करी थी वो अब टूटने लगी है और वो सैमुराई को हॉल ऑफ हेल के अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज देता है। और हम देखते हैं कि हॉल ऑफ हेल के अंदर एक और डीमन स्टैचू टूट जाता है जिसकी वजह से हैकिमारू की बोन्स वापस आ जाती हैं। अब इसके बाद हम 16 साल पहले का एक सीन देखते हैं जहाँ जंग के मैदान में बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं और हमें ज़ुकाई नाम के एक सैमुराई को दिखाया जाता है जो कि लॉर्ड शिबा की आर्मी का लीडर होता है। ये बंदा बहुत ही बेरहमी से सभी बॉडीज को क्रूसीफाई कर रहा होता है और तभी उसकी पत्नी उसे रोकने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करती है, पर उसी की आर्मी का एक सोल्जर उसकी पत्नी को मार देता है। ये देखकर ज़ुकाई को यकीन नहीं आता कि अभी हुआ क्या। वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि उसकी पत्नी मर चुकी है। वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाता और एक चट्टान से नीचे गिर जाता है, पर वो बंदा सर्वाइव कर जाता है और कुछ सालों बाद एक डॉक्टर बन जाता है और लोगों को फ्री में प्रोस्थेटिक्स प्रोवाइड करता है। सभी विलेजर्स उसे लॉर्ड बुद्धा का अवतार समझते हैं और उसके साथ एक असिस्टेंट भी होता है जिसका नाम कानमे है जो कि उसकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता है। एक दिन कानमे जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा और उसकी मम्मी दिखाई देते हैं। उसकी मम्मी उसे बताती है कि किसी पागल सैमुराई ने इसकी एक आर्म काट दी है। अब वो बंदा उस बच्चे को लेकर ज़ुकाई के पास चला जाता है और ज़ुकाई उसका इलाज करता है, उसकी पट्टी करता है और वापस जाते वक्त उस बच्चे की मम्मी कानमे को बताती है कि ज़ुकाई डॉक्टर बनने से पहले एक सैमुराई था और लॉर्ड शिबा की आर्मी का लीडर भी था। अब कानमे सीधा जाता है ज़ुकाई के पास और उससे पूछता है, क्या ये बात सच है कि 16 साल पहले आप लॉर्ड शिबा की आर्मी के लीडर थे? और ज़ुकाई समझ आता है कि कानमे को सब कुछ पता चल चुका है उसके पास्ट के बारे में। और ज़ुकाई उसे बताता है, उस चट्टान से नीचे गिरने के बाद कुछ फॉरेनर्स ने मुझे बचाया था और उनके देश में जाकर मैंने प्रोस्थेटिक लेग्स बनाने का काम सीखा ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। लेकिन कानमे उसे बताता है, उस शिबा क्लैन से होने वाली जंग में मेरे फादर भी थे जिन्हें बहुत ही बेरहमी से क्रूसीफाई कर दिया गया था। और ये सुनकर ज़ुकाई हैरान रह जाता है और वो समझ जाता है कि उस दिन जिस बंदे को वो क्रूसीफाई कर रहा था वो कानमे के फादर थे। अब कानमे ज़ुकाई को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है एक चाकू लेकर, लेकिन ज़ुकाई उसे कहता है, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो लेकिन प्लीज मुझे उस बच्चे के लिए एक प्रोस्थेटिक लेग बनानी है, उसके बाद तुम मुझे मार सकते हो। और कानमे रुक जाता है और ज़ुकाई को नहीं मारता, उसकी प्रोस्थेटिक लेग वहीं पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर ज़ुकाई बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाता है। और रास्ते में ज़ुकाई को एक बोट पड़ी हुई मिलती है जिसके अंदर एक न्यूबॉर्न बेबी होता है जो कि था हैकिमारू। और ज़ुकाई नोटिस करता है कि हैकिमारू जिंदा है और वो सांस ले पा रहा है और ज़ुकाई को जीने के लिए एक नया पर्पस मिल जाता है। अब 1 साल बाद लॉर्ड डिएगो को उसकी पत्नी एक दूसरा बच्चा पैदा कर देती है जिसका नाम तोहामारू है और ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है और ये देखकर लॉर्ड डिएगो बहुत ज्यादा खुश होता है। अब 6 साल बाद हम देखते हैं कि हैकिमारू अब 6 साल का हो चुका है और ज़ुकाई उसे 6 सालों से पाल रहा था और हैकिमारू के लिए उसने प्रोस्थेटिक लेग्स, आर्म्स, यहाँ तक कि एक फेस मास्क भी दिया होता है उसे। और हमें पता चलता है कि हैकिमारू को हैकिमारू नाम ज़ुकाई ने ही दिया होता है। अब एक दिन हैकिमारू जंगल में टहल रहा होता है कि तभी एक डीमन उस पर हमला कर देता है, लेकिन ज़ुकाई सही टाइम पर आकर हैकिमारू को बचा लेता है। अब ज़ुकाई को रियलाइज हो जाता है कि वो हमेशा के लिए हैकिमारू को अपने साथ नहीं रख सकता, पर अगर उसे इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो उसे स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इसीलिए ज़ुकाई उसे लड़ना सिखाता है और 10 सालों तक कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद हैकिमारू एक ट्रेन्ड डीमन स्लेयर बन जाता है। और डीमन स्लेयर से याद आया, डीमन स्लेयर भी तो कवर करना है भाई, उसकी वीडियो भी बहुत ही जल्द आने वाली है। अब एक पर्टिकुलर डीमन को मारने के बाद हैकिमारू की एक टांग ग्रो हो जाती है। ज़ुकाई को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, ये कैसे हो सकता है भाई, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हारी टांग रीजनरेट कैसे हो रही है। अब ज़ुकाई हैकिमारू की दोनों आर्म्स में स्वॉर्ड्स फिट कर देता है और उसे एक लॉकेट भी दे देता है जो कि उसे 16 साल पहले उसी के गले में लटका हुआ मिला था उस बोट के अंदर। अब ज़ुकाई उसे आखिरी बार गले लगाता है और हैकिमारू वहाँ से चला जाता है हमेशा के लिए। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइमलाइन में शिफ्ट हो जाती है और हम बीवामारू और डोरोरो को देखते हैं। बीवामारू डोरोरो को बताता है, कुछ लोगों ने डीमंस के साथ कोई डील की होगी जिसकी वजह से उन डीमंस ने इस बेचारे की सभी बॉडी पार्ट्स को खा लिया। तभी हैकिमारू वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते ही अपना पैर आग में डाल देता है और हमें पता चलता है कि हैकिमारू की सेंस करने की शक्ति वापस आ चुकी है और अब उसे पेन महसूस होने लगा है। अब इसके अगले दिन हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बुद्धा से प्रे कर रही होती है और तभी वो हैकिमारू को देखती है जो कि बाहर बारिश में खड़ा होता है और हैकिमारू को भीगता हुआ देखकर वो लड़की उसे कहती है, अरे बेटा तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ। और तभी डोरोरो उसे बताता है, कोई फायदा नहीं है आंटी, ये सुन नहीं सकता, कोई फायदा नहीं है बोलकर। और अब डोरोरो और वो लड़की आपस में थोड़ी बातें करने लगते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते कि तभी एक घायल सैमुराई उनके सामने आ जाता है। ये देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं और तभी हैकिमारू को जंगल में कुछ दिखाई देता है और उसका पीछा करने लगता है। डोरोरो भी हैकिमारू के पीछे जाने लगता है और थोड़ी आगे चलकर हैकिमारू रुक जाता है और वो अपने सामने देखता है कि बहुत सारी
लाशें पड़ी होती हैं। भाई किसका काम है ये, इतना खून खराबा। और इसे देखकर डोरोरो बुरी तरह से डर जाता है और तभी एक बूढ़ा आदमी उन पर हमला कर देता है। उसके हाथों में एक तलवार होती है, लेकिन हैकेमारू भी अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसके इस अटैक को डॉज कर लेता है। उस आदमी को देखकर डोरोरो उससे पूछता है, हाँ भी क्यों मारा तुमने लोगों को, पागल वागल हो क्या तुम? तो वो आदमी कहता है, मैंने नहीं मारा इन्हें, ये तो मेरी तलवार का कमाल है। ये तलवार खून की प्यासी है, इसलिए मेरे जरिए से इसने इन सभी लोगों को मार डाला। और तभी डोरोरो कहता है, भाई तू क्या ही बंदा है यार, कोई तलवार खून की प्यासी हो सकती है? बच्चा हूँ पर पागल नहीं हूँ, चल निकल यहाँ से। वो बंदा कहता है, ये कोई मामूली तलवार नहीं है, ये एक शैतानी स्वॉर्ड है। और ये बोलकर वो बंदा हैकेमारू पर हमला कर देता है। हैकेमारू भी उससे लड़ने लगता है और फाइट करते करते वो दोनों एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। वो बंदा हैकेमारू पर हमला करके उसकी टांग में अपनी तलवार को घुसा देता है और उस आदमी के हाथ से वो तलवार उस प्रोस्थेटिक लेग के साथ साथ नीचे गिर जाती है और वो आदमी भी उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। तभी डोरोरो वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे कहता है, अरे मारती तुमने उसे, रुको मैं तुम्हारी टांगे लेकर आता हूँ वापस। और डोरोरो ढूंढता ढूंढता हैकेमारू के पैर के पास आ जाता है और वो दिखता है कि उस पैर के अंदर तलवार घुसी हुई थी। और अब जैसे ही डोरोरो उस तलवार को उस पैर से अलग करने की कोशिश करता है तो वो तलवार चमकने लग जाती है। और इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि हैकेमारू और डोरोरो को ढूंढ रही होती है जंगल में। तभी उसे वही आदमी दिखाई देता है और उसे भाई कहकर बुलाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बंदा इस लड़की का भाई है। इसके बाद हम डोरोरो को देखते हैं जिसे वो तलवार खींच कर कहीं पर ले जा रही होती है। डोरोरो कहता है, अरे कहाँ लेकर जा रही हो मुझे, छोड़ो मुझे, अरे क्या मुसीबत है। और तभी दो आदमी डोरोरो के सामने आ जाते हैं और वो डोरोरो से पूछते हैं, ओए बालक इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ पे, गुम हो गए हो क्या तुम? डोरोरो कहता है, अरे मेरे सामने मत आओ, जाओ यहाँ से। और देखते ही देखते वो तलवार उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करती है और वो दोनों डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। डोरोरो कहता है, नहीं मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें किसी भी मासूम को नहीं मारने दूंगा, रुक जाओ। पर वो तलवार रुकती नहीं है और वो डोरोरो को और भी आगे ले जाने लगती है जंगल में। और पीछे से हैकेमारू भी डोरोरो को देख लेता है, एक गाँव की तरफ बढ़ने लगता है, उसी गाँव में जिसमें वो लड़की और उसका भाई है। अब वो सभी लोग डोरोरो को देख लेते हैं और चिल्लाने लगते हैं, सभी लोग छुप जाओ, किलर आ चुका है। और हम डोरोरो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरा होता है। और तभी हैकेमारू भी वहाँ पर आ जाता है और अब डोरोरो हैकेमारू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अब फाइनली चलो वो बच जाएगा। लेकिन वो देखता है कि हैकेमारू अपनी दोनों की दोनों स्वॉर्ड्स निकाल लेता है, जिसे देखकर डोरोरो की फट जाती है। और फिर हम उस लड़की और उसके भाई को देखते हैं और वो लड़की उसे कहती है, चलो भाई अब हम घर चलते हैं इस गाँव को छोड़कर। लेकिन उसका भाई कुछ नहीं कहता। और तभी हमें इस बंदे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है पास्ट का और हम देखते हैं कि इस बंदे को बंदी बना रखा होता है और एक सैमुराई उसे एक आदमी की जान लेने के लिए कहता है, लेकिन ये बंदा उसको मारने से मना कर देता है। और फिर वो कमांडर उसे एक तलवार देता है और ये बंदा जैसे ही उस तलवार को उठाता है तो वो तलवार खुद ब खुद ही चलकर उस बंदे को जान से मार देती है। और ये वही तलवार थी जो इस वक्त तबाही मचा रही है उस गाँव में। और वो कमांडर से बताता है, बिल्कुल ऐसे ही मारना है इसे, ये तलवार जैसे ही खून के कांटेक्ट में आती है और भी ज्यादा तेज हो जाती है। और अब वो आदमी जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं सभी को मार देता है। और वो कमांडर उस तलवार का नाम नीरू बताता है और वो कमांडर कहता है, नहीं बात नहीं बनी, इस तलवार को और खून चाहिए। और अब ये बंदा वहाँ पर मौजूद सभी सैनिकों को भी मार देता है। इसके बाद वो तलवार उसे और खून करने को कहती है और इस तरफ प्रेजेंट में डोरोरो हैकेमारू पर हमला कर रहा होता है। और तभी वो तलवार डोरोरो को कहीं और ले जाने लगती है, लेकिन हैकेमारू उसका पीछा करके उस पर हमला करने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसकी बहन उसे रोक लेती है और कहती है कि यहाँ से मत जाओ भैया प्लीज। लेकिन वो आदमी उसे नीचे गिरा देता है और कहता है, नहीं नीरू मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। और वो आदमी वहाँ से बाहर चला जाता है। और दूसरी तरफ हैकेमारू डोरोरो पर हमला कर रहा होता है और हैकेमारू एक जोरदार वार करके उस तलवार को डोरोरो के हाथ से छुड़ा देता है और वो तलवार दूर गिर जाती है और डोरोरो बेहोश हो जाता है। हैकेमारू उसे पकड़ता है और उसे पास में ही लिटा देता है। और तभी वो आदमी वहाँ पर आकर उस स्वॉर्ड को उठा लेता है फिर से और कहता है, ये स्वॉर्ड सिर्फ मेरी है। और वो तलवार चमकने लग जाती है, तुम्हें मुझे पहले ही मार देना चाहिए था, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और इतना बोलकर वो हैकेमारू पर हमला कर देता है और इन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। और वो लड़की उनकी बाहर आवाज सुनकर उनके पास जाने लगती है और वो लड़की वहाँ पर पहुंच जाती है बाहर और हैकेमारू से भीख मांगती है कि वो उसके भाई को मत मारे प्लीज। तभी वो आदमी हैकेमारू के हाथ पर तलवार से हमला कर देता है, लेकिन हैकेमारू अपने हाथ को अलग करके अपनी तलवार निकालता है और उस आदमी को जान से मार देता है और उस तलवार को भी तोड़ देता है। और तभी डोरोरो भी उठ जाता है और वो हैकेमारू के हाथ को वापस लगाता है। अब अपने भाई को मरा हुआ देखकर वो लड़की रोने लग जाती है और तभी हैकेमारू के कान में बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसके प्रोस्थेटिक ईयर्स नीचे गिर जाते हैं और उसे उस लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है पहली बार। और हमें पता चलता है कि हैकेमारू की सुनने की शक्ति वापस आ चुकी है। और इस तरफ हॉल ऑफ हेल में एक और डीमन स्टैचू टूट चुका है और अब हैकेमारू की सुनने की शक्ति वापस आने की वजह से उसे पहली बार दुनिया की आवाजें सुनाई देती है, जो कि भाई एक अच्छी बात भी होती है और एक बुरी बात भी, क्योंकि इतनी सारी वॉइसेस एक साथ सुनने की वजह से हैकेमारू को समझ ही नहीं आता कि कौन सी साउंड्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी नहीं। और उसे ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। वो सभी लोग एक बोन फायर के पास बैठे होते हैं। डोरोरो हैकेमारू को संभालने की कोशिश करता है और तभी एक जायंट बर्ड उन पर हमला कर देती है। हैकेमारू उससे लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड्स निकाल लेता है, पर इतनी सारी साउंड्स आ रही थी उसके आसपास से, हैकेमारू उस बर्ड पर फोकस नहीं कर पाता और उस बर्ड से लड़ने में उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और गाइस, ये बड़े बड़े डीमंस को हराने वाला हैकेमारू एक चिड़िया से पिट जाता है यार। तभी बीवामारू वहाँ पर आ जाता है और उस बर्ड पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करके उसे मार देता है और उन दोनों की जान बचा लेता है। डोरोरो बीवामारू को बताता है कि हैकेमारू की सुनने की शक्ति वापस आ चुकी है, पर इसकी वजह से वो
पहले से कमजोर हो गया यार। डोरोरो हैकेमारू के लिए पास की ही एक टाउन से कुछ दवाइयां लेने के लिए बोलता है, लेकिन बीवामारू से बताता है कि साकाई क्लैन ने अपने ही साथी को धोखा दिया और अब उन दोनों में जंग छिड़ने वाली है किसी भी टाइम। तो अभी वहाँ पर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा और हैकेमारू बहुत ज्यादा थकावट होने की वजह से सो जाता है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और हैकेमारू को एक बहुत ही प्यारी सी आवाज सुनाई देती है। हैकेमारू उस वॉइस का पीछा करने लगता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़े साफ कर रही होती है। इस लड़की का नाम मियो होता है और वो गाना गा रही होती है। हैकेमारू उस लड़की के पास जाता है और मियो से पूछती है, अरे क्या तुम्हें चोट लगी है? और तभी हैकेमारू उस पर गिर जाता है और मियो उसे संभालती है और उसके घर ले जाकर हैकेमारू का इलाज करती है। और बीवामारू उस लड़की का शुक्रिया अदा करता है हैकेमारू की हेल्प करने के लिए। और वो लड़की बताती है कि हैकेमारू अकेला नहीं है, उसके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे उसके साथ ही वहाँ पर रहते हैं जिन्होंने वॉर में अपने पेरेंट्स को खो दिया था और अब उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी, इसलिए वो सब एक साथ ही रहते हैं। वो बच्चे उन तीनों को खाना ऑफर करते हैं और मियो को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। डोरोरो देखता है कि उन सभी में से एक बच्चा कपड़े धो रहा होता है और उस बच्चे की हेल्प करने के लिए डोरोरो उसके पास जाता है और वो बच्चा उसे बताता है कि मियो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है और नाइट शिफ्ट करने के बाद दिन में आराम करती है, इसीलिए दिन में उसे कोई भी परेशान नहीं करता हमें से। और दूसरी तरफ बीवामारू सेकाई आर्मी से बचने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढने वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें लॉर्ड डियागो को दिखाया जाता है जिसका राज्य अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग गया था। उसी का दोस्त सेकाई उसी के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है और तो और पिछले एक मंथ से उसके गाँव में बारिश भी नहीं होती है, जिसकी वजह से कोई फसल ग्रो नहीं होती और उसके गाँव के लोग फिर से भूखे मरने लगे। लॉर्ड डिएगो को उसकी पत्नी बताती है कि शायद उसने डीमंस के साथ डील करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब उसका राज्य किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। इसके बाद हम बीवामारू को देखते हैं जिससे रहने के लिए एक सेफ जगह मिल जाती है और वो ये बात सबको बताता है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है। उस जगह पर पहले से एक डीमन रहता है और ये सुनकर हैकेमारू उस डीमन से लड़ने के लिए वहाँ से जाने लगता है। डोरोरो हैकेमारू को रोकता है क्योंकि वो अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था, लेकिन हैकेमारू उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। बीवामारू भी उसके साथ जाता है और रास्ते में चलते चलते बीवामारू देखता है कि हैकेमारू के अंदर डीमन फ्लेम्स हैं और ये देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है। इधर हम दूसरी तरफ मियो को देखते हैं जो कि नाइट शिफ्ट के लिए जंगल में तैयार होकर चली जाती है और कुछ ट्रैवलर्स को बताती है कि उसे एक जॉब की जरूरत है। और इधर हैकेमारू और बीवामारू उस डीमन को हराकर उस लैंड को कॉन्कर करने के लिए उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हैकेमारू बिल्कुल भी लड़ने की हालत में नहीं होता और बीवामारू उसे लड़ने के लिए मना भी करता है, लेकिन फिर भी हैकेमारू उस डीमन के साथ बैठ जाता है और उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद सीन डोरोरो की तरफ शिफ्ट हो जाता है जो कि मियो को ढूंढ रहा होता है और तभी वो मियो को देखता है और मियो को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। दरअसल मियो एक प्रोस्टिट्यूट होती है जिसकी वजह से ही वो नाइट में काम करती है और किसी को भी उसकी इस नाइट शिफ्ट के बारे में नहीं पता होता और ये देखकर डोरोरो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। इस तरफ हैकेमारू और उस डीमन के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है। वो डीमन हैकेमारू की एक टांग खा जाता है और उसकी राइट लेग अब पूरी तरह से टूट चुकी है और इस तरफ डोरोरो वापस घर की तरफ जाने लगता है जो कि मियो को उस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और रास्ते में उसे प्रीस्ट और हैकेमारू मिलते हैं और डोरोरो देखता है कि हैकेमारू की राइट लेग बुरी तरह से टूट चुकी है और ये देखकर डोरोरो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो प्रीस्ट उसे बताता है कि मैंने इसे मना किया था भाई, उससे फाइट मत कर, तेरी हालत ठीक नहीं है और मैंने इसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी और अपना ये हाल कर बैठा है। अब पर एक अच्छी न्यूज भी है, इसकी राइट लेग तो टूट चुकी है लेकिन इसकी वॉइस वापस आ चुकी है। अब अगले सुबह हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि अपनी नाइट शिफ्ट कंप्लीट करके घर वापस आ जाती है और उन सभी में से एक बच्चा उसे बताता है कि हैकेमारू बहुत ही ज्यादा घायल है और मियो जल्दी से हैकेमारू के पास जाकर उसका इलाज करती है। डोरोरो को मियो की आर्म पर ब्रूसेस दिखाई देते हैं जिसे देखकर उसे मियो का कल रात वाला सीन याद आ जाता है और मियो समझ जाती है कि डोरोरो ने उसे देख लिया था कल रात को और डोरोरो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम डियागो को देखते हैं जिसका दूसरा बेटा तोहामारू उसे वॉर में उसके साथ जाने के लिए कहता है पर डियागो से कहता है तुम्हें अभी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है बच्चे, तुम नहीं चल सकते अभी। तोहामारू अपनी मॉम को कहता है कि वो डियागो को समझाए कि उसे भी वॉर में जाना है, लेकिन उसकी मॉम भी उसे मना कर देती है और तोहामारू अपनी मॉम से कहता है आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है और आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो और तोहामारू गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब बचपन में तोहामारू एक पेड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है और वो नोटिस करता है कि उसकी मम्मी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती और बस उससे टूटे हुए लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू को प्रे करती रहती थी बस, और उससे शक होती है कि लॉर्ड डिएगो और उसकी मम्मी उससे कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद हम हैकेमारू को देखते हैं जो कि उस डीमन से बुरी तरह से हारने के बाद फ्रस्ट्रेट होकर फिर से चलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो एक कदम बढ़ाता है वो गिर जाता है और तभी मियो वहाँ पर आकर उससे रोकती है और उसे कहती है बस तुम आराम करो यार, मत करो ये, और वो हैकेमारू को वही गाना गाकर सुनाती है जो कि उसका फेवरेट होता है। और थोड़ी देर बाद बीवामारू वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो डोरोरो को बताता है कि हैकेमारू की सोल के अंदर डीमन फ्लेम्स हैं और तुम बस दुआ करो कि उन डीमन फ्लेम्स की वजह से वो एक मॉन्स्टर में ना बदल जाए। और ये बोलकर बीवामारू वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद मियो डोरोरो से मिलने वहाँ पर आती है और मियो से कहती है तो तुम्हें मेरी जॉब के बारे में पता चल गया ना। डोरोरो से बताता है कि उसने जानबूझकर उसे नहीं देखा था। मियो से कहती है कि उसे अपनी जॉब को लेकर कोई गिल्ट नहीं है क्योंकि ये उनके सर्वाइवल की बात है और अगर वो ये जॉब नहीं करेगी तो वो सभी बच्चे भूखे मर जाएंगे। और डोरोरो से बताता है कि वॉर के टाइम पर चाहे वो जितने मर्जी भूखे थे उसकी मॉम ने बस एक यही जॉब नहीं करी थी और भूख की वजह से ही उसकी मॉम की मौत हुई थी। अगले सीन में हमें हैकेमारू को दिखाया जाता है जो कि एक लकड़ी की प्रोस्थेटिक लेग बनाकर फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो सभी बच्चे उसे एक स्वॉर्ड दिखाते हैं जो कि उन्हें बैटल फील्ड में मिली थी। और इस तरफ मियो नाइट शिफ्ट के लिए तैयार होकर जंगल में चली जाती है। इस बार रास्ते में सेकाई आर्मी का एक सोल्जर उसे देख लेता है और
शाम होने पर हैकिमारू उस डीमन से लड़ने के लिए उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है फिर से। और अगली सुबह जब मियो वापस अपने घर आती है तो उन बच्चों का लीडर उसे बताता है कि हैकिमारू उसी डीमन से फाइट करने चला गया है। और ये सुनकर मियो जल्दी से उसे रोकने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है। और इसी बीच हम लोग देखते हैं कि पूरे 1 मंथ बाद डियागो के गांव में बारिश होनी शुरू हो जाती है। इस तरफ हम देखते हैं कि हैकिमारू और उस डीमन के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और हैकिमारू अपनी स्वॉर्ड से उस डीमन को इस बार मार देता है। और उस डीमन को मारते ही बारिश रुक जाती है और होलोफेल का एक और डीमन स्टैचू टूट जाता है। अब डोरोरो और हैकिमारू वापस उन बच्चों की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें उसी घर से आग की लपटें दिखाई देती है। और डोरोरो जल्दी से वहाँ पर जाकर देखता है कि उनका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, सब कुछ जल चुका है और सेकाई आर्मी के सोल्जर्स ने वहाँ पर मौजूद सभी बच्चों को मार दिया है। और मियो भी घायल पड़ी होती है। और तभी उस आर्मी का लीडर डोरोरो से पूछता है, ओए बच्चे, क्या तुम भी इन्हीं के साथी हो? ये लड़की हमारे कैंप में इल्लीगल धंधा करने आती थी, इसीलिए हमने इसे मार दिया। अब डोरोरो भागकर मियो की तरफ जाने लगता है और तभी उनका लीडर डोरोरो को मारने ही वाला होता है कि तभी हैकिमारू वहाँ पर आ जाता है और उस सोल्जर की राइट आर्म को काट देता है। और वो सभी सोल्जर्स हैकिमारू को घेर लेते हैं और डोरोरो मियो को उठाने की कोशिश करता है। और अब हैकिमारू को देखकर मियो वही गाना गाने लगती है जो कि हैकिमारू का फेवरेट होता है। और हैकिमारू मियो की दर्द भरी आवाज सुनकर उसे पहचान लेता है कि वो मियो ही है और अब मियो मरने वाली है। और जैसे ही हैकिमारू को इस चीज की रियलाइजेशन होती है तो वो एकदम रेज से भर जाता है और एक डीमन की तरह वहाँ पर मौजूद सभी के सभी सैनिकों को अपने ब्लेड से चीरने लग जाता है। हैकिमारू एक मॉन्स्टर में बदलने ही वाला होता है कि तभी डोरोरो वहाँ पर आकर हैकिमारू को संभालता है और उसे शांत करता है। और अभी हैकिमारू आखिरी बार मियो को अपने गले से लगाता है। हैकिमारू को मियो की मौत पर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, बेचारी मियो। और वो दोनों मियो और उन सभी बच्चों को आखिरी बार गुड बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। और अब कुछ दिनों तक चलने के बाद हम देखते हैं कि हैकिमारू अलग अलग चीजों को सूंघने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी डोरोरो से कहता है, ओए क्या कर रहे हो, ये छोड़ो से छोड़ो। और अब हैकिमारू डोरोरो को ही सूंघने लगता है, जिसकी वजह से डोरोरो से कहता है, अबे ओ पीछे हो, तू क्या कर रही है? और तभी थोड़ी देर बाद ही डोरोरो बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। डोरोरो को बहुत ही तेज बुखार होता है। अब इसके बाद हैकिमारू डोरोरो को कंधे पर उठा लेता है। वो रास्ते में लोगों से हेल्प मांगता है लेकिन किसी को भी समझ नहीं आता कि हैकिमारू कहना क्या चाहता है उन्हें, जिसकी वजह से कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा होता। इसके बाद वो थक हार कर एक जगह पर आकर बैठ जाता है और तभी एक औरत वहाँ पर आ जाती है और वो औरत देखती है कि डोरोरो बेहोश पड़ा है और उसे बहुत ही तेज बुखार है। इसीलिए वो औरत डोरोरो को अपने घर ले आती है और उसका इलाज करती है। और तभी डोरोरो को होश आ जाता है और वो औरत उसे कहती है, अरे उठ गए तुम, चिंता मत करो, तुम्हारा दोस्त पानी लेने गया तुम्हारे लिए। और तभी हैकिमारू वहाँ पर आ जाता है और तभी डोरोरो उस औरत को देखकर कहता है, आप बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह हो। जिसके बाद हम डोरोरो की लाइफ का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि डोरोरो अपने पापा मम्मी और अपने सभी विलेजर्स के साथ होता है। और डोरोरो अपने फादर से पूछता है, पापा पापा क्या आप मुझे अगली बार वॉर में लेकर जाओगे? और उसका पापा उसे कहता है, हाँ हाँ बेटे, अपनी मॉम से परमिशन मांग लो, फिर मैं तुम्हें ले चलूंगा बेटा। दो आदमी वहाँ पर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि कुछ सैमुराइज उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। अब कुछ विलेजर्स उन सैमुराई से फाइट करते हैं, कुछ सैमुराइज मर जाते हैं और कुछ सर्वाइव कर जाते हैं। और इसके बाद डोरोरो के पिता डोरोरो और उसकी मॉम को कहते हैं, हमें अब यहाँ से चलना होगा, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कुछ नए लोगों को भी हमें अपने साथ जोड़ना होगा। दरअसल उस टाइम पर जो भी सैमुराइज अपने राजा को खो देते थे वो अपनी नई नई कम्युनिटीज बनाते थे और उनके साथ बहुत सारे लोग भी जुड़ जाते थे डर की वजह से। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि दो क्लैंस के बीच में फाइट चल रही होती है और डोरोरो के फादर इस फाइट का फायदा उठाकर उन पर हमला करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो सोल्जर्स उन्हें देख लेते हैं और उन पर तीरों से हमला करके उन्हें मार देते हैं। और अब पूरे विलेज में सिर्फ डोरोरो की फैमिली ही बची थी और हमें पता चलता है कि ये बंदा जो कि डोरोरो के फादर का एक दोस्त था पहले, ये बंदा गद्दारी कर है और उसने पहले से ही प्लान बना रखा था उन क्लैन मेंबर्स के साथ मिलकर। और इस बंदे का नाम है इताची। क्या यार ये इस दुनिया में सारे गद्दारी कर हैं क्या? ये इताची डोरोरो के फादर को कहता है, भाई इस दुनिया में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, तुम बहुत ही कमजोर हो, अब तुम्हें मर जाना चाहिए। पर डोरोरो के फादर इस बंदे के काफी क्लोज फ्रेंड होते हैं, इसलिए वो उन्हें जिंदा छोड़ देता है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं और उन्हें काफी भूख लगी होती है, इसीलिए वो मरे हुए सोल्जर्स की जेब में से खाना चुरा कर खाते थे। इसके कुछ दिनों बाद ही वो लोग एक छोटे से गाँव में पहुंच जाते हैं और तभी वहाँ पर बहुत सारे सैमुराइज आ जाते हैं जो कि उस गाँव को जला देते हैं। वो तीनों भी वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी एक सैमुराई डोरोरो के फादर को पहचान लेता है और उस पर हमला कर देता है। डोरोरो के फादर उसे मार देते हैं और तभी बाकी के सैमुराइज भी डोरोरो के फादर पर हमला कर देते हैं। और कुछ देर की फाइट के बाद एक सैमुराई उसकी पीठ के पीछे एक लकड़ी का भाला घुसा देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद डोरोरो और उसकी माँ उसे दफना देते हैं और वहाँ से आगे चले जाते हैं। वो दोनों काफी दिनों तक इधर उधर भटकते हैं और अब वो लोग बहुत ही ज्यादा भूखे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें बताता है कि सामने लंगर लगा हुआ है और बहुत सारे सैमुराइज मुफ्त में खाना बांट रहे हैं, तो जाओ तुम लोग वहाँ पर जाकर खाना खा लो। फिर वो दोनों वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर तो बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है और हम देखते हैं कि वो जो लोग खाना बांट रहे होते हैं उनमें इताची भी होता है, वही गद्दारी करवे बंदा। इताची डोरोरो की मॉम को पहचान लेता है और उसे पूछता है, हाँ भी कहाँ है तेरा पति? लेकिन वो चुप रहती है और इससे उसे पता चल जाता है कि उसका हस्बैंड मर चुका है। अब डोरोरो की मॉम आगे जाकर खाना मांगने लगती है और वो सैमुराई कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई कटोरी वगैरह तो है नहीं, किसमें दूं तुम्हें, हाथों में? तो डोरोरो की माँ सच में अपने हाथों को आगे कर देती है और अपने हाथों पर ही वो गरम गरम खाना पकड़ती है और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और तब वो उस खाने को डोरोरो के पास लेकर आती है और उसे खाने को देती है। इस औरत के लिए रिस्पेक्ट है यार, मतलब कितना सेक्रीफाइस करती है यार मॉम्स।
बस अपने बच्चों के लिए। अब इसके बाद डोरोरो और उसकी मॉम आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन डोरोरो की मॉम ने पिछले 10 दिनों से कुछ भी नहीं खाया होता, जिसकी वजह से उसकी मॉम जमीन पर गिर जाती है और उनकी मौत हो जाती है। और डोरोरो अपनी मॉम को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लग जाता है और अपनी मॉम से कहता है, प्लीज मॉम मरना मत, उठ जाइए प्लीज। अब इसके बाद सीन प्रेजेंट में फिर से शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि डोरोरो ठीक हो चुका है और अब वो दोनों उस लेडी के घर से चले जाते हैं। और थोड़ी आगे चलकर रास्ते में डोरोरो ह्याकेमारू से कहता है, मुझे तो लगा था तुम भाग जाओगे मुझे छोड़कर वहीं पे, पर शुक्रिया तुमने मेरा साथ दिया। इसके बाद हम डियागो को देखते हैं, जिसे उसका एक सैनिक बताता है कि एक औरत ने कुछ सालों पहले एक बिना स्किन वाले बच्चे को एक नदी में जाता हुआ देखा था। और हमारे एक सोल्जर ने बताया है कि उसने एक लड़के को देखा जिसके हाथों में तलवारें फिट हो रखी थी। और डियागो को अब बहुत ज्यादा शक होने लग चुका है कि अब ह्याकेमारू वापस आ चुका है उससे बदला लेने के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक विलेज में किसी मॉन्स्टर ने बहुत ज्यादा तबाही मचा रखी है और तोहामारू पर्सनली उसे खत्म करने के लिए उसी रिवर में पहुंच जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर देखा जाता है अक्सर। और इस लड़ाई में वो मॉन्स्टर तोहामारू के एक साथी को लगभग खाने ही वाला होता है कि तभी ह्याकेमारू वहाँ पर आ जाता है और उसके साथी को बचा लेता है। और तोहामारू ह्याकेमारू से पूछता है कि तुम कौन हो भाई और तुमने मेरी हेल्प क्यों की, और उसे बचाने के लिए तोहामारू उसको थैंक यू कहता है। लेकिन ह्याकेमारू से कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता था। पर ये बात तोहामारू को नहीं पता थी। पर तभी डोरोरो उसे बताता है कि दरअसल ये अंधा है और ये सिर्फ लोगों की सोल को देख सकता है। और ये सुनकर वो सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि ये अंधा होकर भी इतने अच्छे से कैसे लड़ सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। और तोहामारू उसके साथी की जान बचाने के लिए उन्हें कुछ पैसे देता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाते जाते तोहामारू ह्याकेमारू से उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम बताकर वहाँ से चला जाता है। और इस वक्त तक तोहामारू को ह्याकेमारू पर थोड़ा शक होने लग गया था। इसके बाद हम डियागो के गाँव की मार्केट प्लेस को देखते हैं जहाँ एक औरत होती है जिसने अपनी गोद में एक बच्चे को उठा रखा होता है और वो औरत एक अजीब सा गाना गा रही होती है। और तभी उसकी नजर डोरोरो और ह्याकेमारू पर पड़ती है और उसे देखकर वो डीमन चाइल्ड कहकर वहाँ से डरकर दूर भाग जाती है। और थोड़ी आगे चलकर वो लोग बीवामारू से मिलते हैं और डोरोरो से मियो और उन बच्चों के बारे में बताता है कि कैसे सेकाई आर्मी ने उन सभी को बेरहमी से मार दिया। और ये सुनकर बीवामारू बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। डोरोरो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। बीवामारू उससे बताता है कि उसने इस लैंड के बारे में बहुत सुना है और ऐसा माना जाता है कि गॉडेस ऑफ मर्सी ने इस लैंड को प्रोटेक्ट किया था और इस लैंड के राजा लॉर्ड डिएगो ने बहुत सारे डीमंस को मारा था और यहाँ पर एक डील भी की थी और सच का पता करने ही वो यहाँ पर आया है। और जाते जाते वो ह्याकेमारू को देखता है और उसे पता चलता है कि उसकी डीमन फ्लेम्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। और वो डोरोरो को कहता है कि इसका ध्यान रखना, ये बहुत ही जल्द मॉन्स्टर में बदल सकता है। और ये बोलकर बीवामारू वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम डियागो को देखते हैं और दो सोल्जर्स आकर उसे बताते हैं कि कुछ देर पहले ही उन्होंने एक ब्लाइंड बॉय को देखा था जिसकी आर्म्स नहीं थी और उसने हमारी हेल्प की और एक बहुत बड़े से डीमन को एक ही झटके में मार दिया और उसने अपना नाम ह्याकेमारू बताया है। और ये सुनकर डियागो का शक और भी ज्यादा पक्का हो जाता है कि अब ह्याकेमारू उससे बदला लेने के लिए वापस आ चुका है। डियागो की पत्नी उसे कहती है कि बेचारे एक मासूम की जान का सौदा करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसकी सजा हमें पक्का मिलेगी, देख लेना आप। लेकिन डियागो से कहता है तो और मैं क्या करता भाई, अपने गाँव के लोगों को ऐसी भूखा बनने देता मैं। और उसकी पत्नी गुस्से में उसे कहती है तुम्हें लोगों की नहीं सिर्फ अपनी फिक्र है, तुम बस एक महान राजा बनना चाहते हो। और वह जोर जोर से रोने लग जाती है और चुपके से तोहामारू ये सारी बातें सुन रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और तोहामारू और उसके साथी गाँव के लोगों से ह्याकेमारू के बारे में पूछते हैं, लेकिन किसी को भी ह्याकेमारू के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। और वो उन दोनों को बताता है कि शायद ह्याकेमारू का इन सभी से कुछ लेना देना है और शायद उन दोनों के सीक्रेट्स को जानने के वो बहुत ज्यादा करीब है। थोड़ी आगे चलकर उन्हें रास्ते में वही औरत मिलती है जिसे हमने पहले देखा था और तोहामारू को देखकर वो औरत बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है वो डीमन चाइल्ड डियागो से बदला लेने के लिए वापस आ चुका है। लेकिन तोहामारू को कुछ समझ नहीं आता कि ये आखिर बोल क्या रही है, क्या कहना चाहती है औरत। बदला लेने, कौन सा बदला लेने भाई। और वो औरत उसे सब कुछ बता देती है। 16 साल पहले तुम्हारे फादर ने इस लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डील की थी और इस डील में उसने तुम्हारे भाई की बलि दी थी और डीमंस ने उसकी आंख, नाक, बॉडी, स्किन सब कुछ खा लिया था और अब वो बदला लेने के लिए वापस आ चुका है। और ये सब सुनकर तोहामारू हक्का बक्का रह जाता है। दूसरी तरफ हमें ह्याकेमारू को दिखाया जाता है जो कि एक डीमन से फाइट कर रहा होता है और तभी लॉर्ड डिएगो अपनी सेना के साथ ह्याकेमारू के पास आ जाता है और वो दोनों 16 साल बाद फिर से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और ह्याकेमारू डिएगो से पूछता है तुम कौन हो। और डिएगो की आर्मी का कमांडर उसे कहता है ओए तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो, ये लॉर्ड डिएगो हैं, इस लैंड के राजा, थोड़ा तमीज से बात करो। और तभी ह्याकेमारू एक झटके से डिएगो के पास आ जाता है और उसे पूछता है तुम हो कौन। दरअसल ह्याकेमारू को डिएगो की सोल में भी डीमन फ्लेम्स दिखाई देती है। डिएगो से बोलता है अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। और वो अपनी आर्मी को ह्याकेमारू को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है पर ह्याकेमारू उनके सभी अटैक्स को डॉज करके वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें डोरोरो को दिखाया जाता है जिसे कुछ सोल्जर्स ने पकड़ लिया था और उसके साथ कुछ लोगों को भी प्रिजन में डाल दिया था। और तभी डोरोरो को उस प्रिजन में एक होल दिखाई देता है जिससे कि वो उस प्रिजन से आसानी से एस्केप कर लेता है। इसके बाद हम डिएगो की पत्नी को देखते हैं जो कि उसी लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू से प्रे कर रही होती है। और तभी तोहामारू वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है मॉम क्या आपको किसी बच्चे के बारे में याद है जिसके बॉडी पार्ट्स 16 साल पहले किसी डीमन ने खा लिए थे। और ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तोहामारू से कहता है आप दोनों ये कैसे कर सकते हो, अपने ही बच्चे को डीमंस को खिला दिया, भाई क्या हो तुम लोग। और अब उसकी मॉम उससे सब कुछ बता देती है कि कैसे 16 साल पहले उन्होंने डीमंस के साथ एक डील की थी और उस बच्चे को पानी में बहा दिया था। और ये सुनकर तोहामारू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है अपनी मॉम पर और उससे कहता है एक मासूम से बच्चे की जान ली है आप लोगों ने, आप लोग खुद को पेरेंट्स कहते हो, ऐसे होते पेरेंट्स। और तभी डिएगो वहाँ पर आ जाता है। यार ये मेरे को दिख जाने में वो गुस्सा हो रहा है भाई। और ये डिएगो तोहामारू को कहता है भाई तुम्हें कुछ नहीं पता है, ठीक है, हमने कितने बुरे दिन
लिखे हैं। लगातार एपिडेमिक्स, डिजास्टर्स आते रहते थे, लोग भूखे मर रहे थे, आसपास के सभी देश हम पर हमला करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। इस जमीन को बचाने के लिए न जाने कितने सोल्जर्स ने अपनी बलि दी है। अगर मैंने डीमंस के साथ वो डील नहीं की होती उस दिन, आज ये जमीन जहाँ पर तुम सांस ले रहे हो वो बंजर पड़ी होती। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी हैकिमारू वहाँ पर आ जाता है और उन तीनों को दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। और तभी डियागो की आर्मी के सोल्जर्स आकर उसे घेर लेते हैं और उस पर तीर से फायर करते हैं और उस पर तीर चला देते हैं। और तभी इसकी मम्मी से कहती है हैकिमारू संभाल कर। और ये सुनकर हैकिमारू थोड़ा शॉक हो जाता है। ये क्या भाई, ये मुझे बेटा कहकर क्यों बुला रही है। और हैकिमारू वहाँ से बचकर निकल जाता है। लॉर्ड डिएगो अपनी आर्मी को उसे खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। तभी तोहामारू उससे कहता है नहीं, वो मेरा भाई है, आप ऐसा नहीं कर सकते पिताजी। और डियागो से कहता है तो क्या भाई, तुम अपने भाई के लिए इस लैंड को सेक्रीफाइस कर दोगे अब, और इस गांव के लोगों को फिर से उसी नर्क में भेजना चाहते हो? और अगर तुम्हें ऐसा करना ही है तो जाओ और हॉल ऑफ हेल में जाकर मेरी डीमन से की हुई डील को तोड़ दो, तुम्हें तुम्हारा भाई वापस मिल जाएगा। पर ये लैंड पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। अगले सीन में हमें डोरोरो को दिखाया जाता है और वो हैकिमारू से कहता है हैकिमारू चलो, हमें कुछ लोगों को बचाना है। और इसके बाद हम बीवामारू को देखते हैं जो कि पहली बार तोहामारू को देखता है और उसे पता चलता है कि उसकी सोल बिल्कुल हैकिमारू जैसी है। और तोहामारू और उसके साथी हॉल ऑफ हेल में पहुंच जाते हैं और उन्हें टूटे हुए डीमंस के स्टैचूज को देखकर वो सभी लोग हैरान रह जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो डीमन से की हुई डील पहले ही टूट चुकी है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत ही तेज हवा चलने लगती है जिसकी वजह से वो सभी लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होकर डोरोरो और हैकिमारू की तरफ आ जाता है और हैकिमारू डोरोरो के दोस्त को बचाने के लिए एक डीमन से फाइट कर रहा होता है। और तभी डियागो की आर्मी वहाँ पर आ जाती है और वो लोग हैकिमारू को घेर लेते हैं। उसी आर्मी में वो सोल्जर भी होता है जिसने मियो और उन सभी बच्चों को मारा था। और हैकिमारू उस सोल्जर की आवाज सुनकर उसे पहचान लेता है कि ये वो ही है जिसने उसके प्यार को मारा था। और वो एकदम रेज से भर जाता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी डोरोरो वहाँ पर आकर उसे संभालता है और थोड़ी देर बाद तोहामारू भी वहाँ पर आ जाता है और वो हैकिमारू को बताता है हैकिमारू, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और पिताजी ने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बहुत ही गलत था। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये लैंड पूरी तरह से तबाह हो जाती। और अगर वो डीमन से की हुई डील अभी टूट जाती है तो ये लैंड फिर से नर्क बन जाएगी। और जो भी इस लैंड की शांति भंग करने के लिए यहाँ पर आएगा वो हमारे लिए एक दुश्मन है। और इसीलिए अब मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। और अब उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। और इसी बीच वही डीमन डोरोरो के दोस्तों पर हमला करने के लिए आ जाता है। लेकिन हैकिमारू उस डीमन पर अटैक करके उसे मार देता है और सभी की जान बचा लेता है, जिसकी वजह से एक और डीमन स्टैचू टूट जाता है। और अब थोड़ी देर बाद डियागो की पत्नी भी वहाँ पर आ जाती है और हैकिमारू को कहती है सॉरी बेटा, मैं तुम्हें उस दिन नहीं बचा पाई, प्लीज मुझे माफ कर देना हैकिमारू, अगर इन डीमंस को ब्लड ही चाहिए तो मेरा ले लो। और ये बोलकर वो खुद को चाकू मार लेती है। और तभी वहाँ उसी डीमन की कर्स्ड की हुई दीवार टूट जाती है और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद हम ज़ुकाई को देखते हैं जो कि जंग के मैदान में पड़ी हुई सभी डेड बॉडीज को प्रोस्थेटिक पार्ट्स लगाकर श्रद्धांजलि दे रहा होता है। और तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है ये जो तुम कर रहे हो ना भाई एकदम यूजलेस है, इससे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। और उसके इतना बोलते ही एक घूल वहाँ पर आकर उस आदमी को खा जाता है और ज़ुकाई उस आदमी की हेल्प करने के लिए कुछ नहीं कर पाता। और तभी हैकिमारू वहाँ पर आ जाता है और उस घूल को बहुत ही बेरहमी से खत्म कर देता है। और उसे देखकर ज़ुकाई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ में वो हैकिमारू को फिर से देखकर बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है। और हैकिमारू भी उसकी आवाज सुनकर उसे पहचान लेता है और उसे गले से लगा लेता है। ज़ुकाई उसे एक केव में ले जाकर उसका इलाज करता है और वो देखता है कि हैकिमारू की स्किन वापस आ चुकी है और अब वो सुन और बोल भी सकता है। ज़ुकाई उसे कहता है जिस तरह से तुमने उस घूल को मारा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बाहर से इंसान और अंदर से डीमन बनते जा रहे हो हैकिमारू? लेकिन हैकिमारू उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और उसे बताता है कि उसे उसकी फैमिली मिल चुकी है और उसे पता चल चुका है कि डियागो ने ही वो डील की थी। और ज़ुकाई उसे कहता है तुम्हें और क्या क्या पता है, मुझे सब कुछ बताओ। इसके बाद हम डियागो की पत्नी को देखते हैं जिसे होश आ जाता है और एक नर्स तोहामारू को बताती है तोहामारू एक अच्छी खबर है, तुम्हारी मॉम को होश आ चुका है। लेकिन तोहामारू से कहता है अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और उन्हें आकर देख लूंगा। और ये बोलकर तोहामारू वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद वापस हैकिमारू ज़ुकाई को एक और प्रोस्थेटिक लेग बनाने के लिए कहता है उसके लिए, लेकिन ज़ुकाई उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें एक न्यू प्रोस्थेटिक लेग बनाकर दे दी तो तुम फिर से डीमन से फाइट करने निकल पड़ोगे और जैसे जैसे तुम्हारे बॉडी पार्ट्स वापस आ रहे हैं तुम और भी ज्यादा बेरहम और डीमन जैसे बनते जा रहे हो हैकिमारू, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और वो एक एक्स को उठाकर उसकी प्रोस्थेटिक लेग पर मार देता है और तभी वहाँ पर एक लैंडस्लाइड हो जाती है और वो लोग उस केव के अंदर कैद हो जाते हैं। इस तरफ डियागो अपनी पत्नी को देखने के लिए उसके पास आता है और उससे कहता है ऐसी बेवकूफी दोबारा कभी मत करना, समझी तुम? और उसकी पत्नी उसे कहती है डियर, क्या तुम्हें याद है जब हैकिमारू पैदा हुआ था तब गॉडेस ऑफ मर्सी का वो स्टैचू का सिर टूट गया था, इसी की वजह से सारे बॉडी पार्ट्स चले जाने के बावजूद भी उसका सर बिल्कुल सही सलामत था। और उसे ऐसा लगता है कि उन 12 डीमंस में से कोई एक डीमन हैकिमारू का सिर नहीं खा पाया था लॉर्ड बुद्धा की वजह से। और अब जब गॉडेस ऑफ मर्सी ने अपना सेक्रीफाइस कर ही दिया है तो तुम्हारी डीमन से की हुई डील टूट चुकी है और हैकिमारू को उसकी बॉडी जरूर से वापस मिल जाएगी और आज नहीं तो कल ये जमीन फिर से नरक बन जाएगी। लेकिन डियागो से कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, चुपचाप सो जाओ फिर से। और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें हैकिमारू को दिखाया जाता है जो कि बाहर जाने के लिए खुदाई कर रहा होता है और ज़ुकाई उससे पूछता है कि क्या तुम फिर से उसी नर्क में जाना चाहते हो, और अगर तुम्हें तुम्हारी बॉडी वापस मिल भी गई तो वो तुम्हारे लिए बस एक बर्डन ही होगी। पर हैकिमारू से कहता है वो मेरी बॉडी है और उसे पाने के लिए अगर मुझे 1000 डीमन से भी लड़ना पड़े तो मैं उन सबको खत्म करके अपनी बॉडी को वापस लूंगा। पर ज़ुकाई उसे समझाता है कि तुम सही कह रहे हो, वो बॉडी तुम्हारी है, पर उसे पाने के लिए तुम्हें सिर्फ डीमन से ही नहीं अपने भाई, पिता, डियागो की आर्मी, उसके गाँव के लोग, इन सब से लड़ना पड़ेगा। और अगर तुम्हें तुम्हारी बॉडी वापस मिल भी गई तो तुम्हारी सोल खून से रंग चुकी होगी, हर जगह बस लाशें ही लाशें होंगी और तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह जाओगे। पर हैकिमारू से कहता है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। थोड़ी देर बाद वो लोग उस केव में से बाहर आ जाते
हैं और बाहर आकर वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे घूल्स उनसे बदला लेने के लिए बाहर ही खड़े होते हैं और ह्याकिमारू उन सभी को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। और उसे देखकर जुकाई को बहुत ही बुरा फील होता है कि शायद उसने ह्याकिमारू को बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अब ह्याकिमारू वहाँ से जाने से पहले जुकाई से उसका नाम पूछता है और जुकाई से कहता है मैं कोई नहीं हूँ और तुम्हें मेरे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। और ह्याकिमारू से टच करके उसे बोलता है मुझे पता है तुम कौन हो, तुम मेरी मम्मी हो। और ये सुनकर जुकाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ह्याकिमारू उसे एक गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम डियागो को देखते हैं और उसी की आर्मी का एक सोल्जर आकर उसे बताता है कि आसपास की 2 विलेजेस में एक बहुत ही खतरनाक महामारी फैल चुकी है और डियागो उसे उन दोनों विलेजेस को जलाने का ऑर्डर दे देता है ताकि वो महामारी और ना फैल सके। थोड़ी देर बाद एक दूसरा सोल्जर उसे बताता है कि आसाकुरा क्लैन हम पर हमला करने वाला है और उसने विलेज के बॉर्डर पे 2000 सोल्जर्स की आर्मी को इकट्ठा कर रखा है। और ये सब बातें सुनकर डियागो को उसकी पत्नी की वही बातें याद आ जाती हैं और उसे लगता है कि उसकी सारी बातें अब सच होने वाली हैं। थोड़ी देर बाद तोहामारू वहाँ पर आ जाता है और वो डियागो से कहता है पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं उस ह्याकिमारू को खत्म करने जा रहा हूँ क्योंकि अगर हमने उसे अभी खत्म नहीं किया तो वो इस पूरी लैंड को तबाह कर देगा। और डियागो उसकी बात मान जाता है पर वो अपने एक कमांडर को उस पर नजर रखने के लिए कहता है। इसके बाद हम डियागो के गाँव को देखते हैं और बारिश न होने की वजह से कीड़े मकोड़े वहाँ पर आकर उसकी सारी फसलों को तबाह कर देते हैं। लोग भूखे मर रहे हैं, हर तरफ बस बर्बादी ही बर्बादी है। और तोहामारू हॉल ऑफ हेल में जाकर डीमन से प्रे कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद वो अपनी स्वॉर्ड उठाकर ह्याकिमारू को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ डोरोरो और ह्याकिमारू एक विलेज की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है और वो उन्हें बताता है कि तुम्हें इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक वॉर शुरू होने वाली है। लेकिन ह्याकिमारू उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। अब थोड़ी देर बाद शाम होने पर तोहामारू और उसके साथी ह्याकिमारू के सामने आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं और तोहामारू को देखकर ह्याकिमारू गुस्से से भर जाता है। ह्याकिमारू डोरोरो से कहता है वो मेरा भाई नहीं है, उसने मुझे डीमन कहकर बुलाया था। और उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और वो लोग एक दूसरे पर तलवारों से हमला कर रहे होते हैं और ह्याकिमारू उसके दोनों साथियों की आर्म्स काट देता है और ये देखकर डोरोरो रोने लग जाता है और ह्याकिमारू तोहामारू की राइट आई पर फिर से हमला कर देता है। और तभी डियागो की आर्मी का मेन कमांडर ह्याकिमारू को रोकने के लिए वहाँ पर आ जाता है और वो ह्याकिमारू को बॉम्ब से उड़ा देता है और ह्याकिमारू नीचे खाई में गिर जाता है। और वो तोहामारू से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तोहामारू उस आर्मी के लीडर को कहता है तुम मेरे बीच में क्यों आए, चले जाओ यहाँ से, मैं उसके लिए अकेला ही बहुत हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। और तोहामारू उस कमांडर की बात नहीं सुनता और वो कमांडर तोहामारू के सर के पीछे एक नशीला तीर चलाकर तोहामारू को बेहोश कर देता है और वो डोरोरो को भी पकड़ लेता है। तोहामारू के साथियों से कहते हैं कि इस बच्चे को क्यों पकड़ा तुमने, इसे तो जाने दो। और वो कमांडर उन दोनों से कहता है अबे ओ तुम दोनों तो चुप ही रहो, तुम्हारी बस एक ही जॉब थी तोहामारू की प्रोटेक्शन और तुम लोग वो भी नहीं कर पाए, उल्टा तोहामारू को तुम दोनों को बचाना पड़ रहा है, ऐसे बनोगे तुम रोडीज, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। और नीचे खाई में हम देखते हैं कि ह्याकिमारू बहुत ही ज्यादा घायल होता है और तभी उसके सामने वो हॉर्स जो उसके साथ नीचे गिर गया था उस खाई में वो फिर से जिंदा हो जाता है। और अब ह्याकिमारू उस खाई से बाहर आकर नोटिस करता है कि तोहामारू की आर्मी डोरोरो को अपने साथ लेकर चली गई है और ये देखकर ह्याकिमारू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा डोरोरो। और अब ह्याकिमारू के साथ एक घुल हॉर्स भी होता है। दूसरी तरफ हम डियागो को देखते हैं और उसी की आर्मी का एक और सोल्जर आकर उसे बताता है 30 आसाकुरा सोल्जर्स ने हम पर हमला किया है और उनकी मेन आर्मी तातेसुकी ब्रिज को क्रॉस कर चुकी है और वो 1-2 दिन में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और ये सब सुनकर डियागो कहता है आर्मी को रेडी रखो, हमें उन्हें किसी भी हालत में अंदर घुसने से रोकना होगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डियागो की आर्मी डोरोरो को जेल में बंद कर देती है। डोरोरो वो लॉक खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो लॉक उससे नहीं खुलता और तभी ह्याकिमारू की मॉम वहाँ पर आ जाती है और उस लॉक को खोल देती है। वो डोरोरो को उस जेल से निकलने में उसकी हेल्प करती है और वो उससे पूछती है बेटा तुम कितने सालों से मेरे बेटे के साथ हो, प्लीज मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। और तभी वो देखती है कि सामने से 2 सोल्जर्स उसकी तरफ ही आ रहे थे पर वो किसी तरह मौसम की बातें करते हुए डोरोरो को बचा लेती है और वो दोनों एक अंडरग्राउंड टनल के थ्रू वहाँ से बाहर आ जाते हैं और डोरोरो उन्हें गुड बाय कहकर वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी पीछे से ह्याकिमारू की मॉम भी डोरोरो के साथ ही चलने का फैसला करती है क्योंकि जहाँ पर डोरोरो होगा वहीं पर ह्याकिमारू होगा और एक बोट में बैठकर वो दोनों ह्याकिमारू को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में डोरोरो से पूछता है कि क्या आप सच में मेरे साथ आना चाहती हैं, मेरी हेल्प करके आप अपनी ही कंट्री को धोखा दे रही हैं, पता है ना आपको। और अगर आपको ह्याकिमारू मिल भी गया तो वो आपको कभी भी माफ नहीं करने वाला क्योंकि आपने उसे बचपन में ही अकेला छोड़ दिया था। पर वो उससे कहती है अगर ह्याकिमारू मुझे मारना भी चाहे तो मुझे वो भी मंजूर है, मुझे बस एक बार अपने बेटे को देखना है। उसके इतना बोलते ही अचानक से नदी का बहाव तेज हो जाता है और वो बोट एक चट्टान से टकरा जाती है और वो दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद डोरोरो को होश आता है और वो अपने सामने बीवामारू को देखता है जिसने उसकी जान बचा ली थी और वो डोरोरो को बताता है बेटा तुम बहुत ही लकी हो, आसपास के लोगों ने सही टाइम पर तुम्हें देख लिया था इसीलिए तुम बच गए हो। और लॉर्ड डिएगो की वाइफ भी वहीं पर होती है और वो कुछ लोगों की हेल्प कर रही होती है। अब शाम होने पर उसी गाँव का एक आदमी उन विलेजर्स को बताता है कि लॉर्ड डिएगो की आर्मी की 2 पलटनें ऊपर नॉर्थ क्लिफ की तरफ खड़ी हुई हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि एक डीमन उन पर हमला करने के लिए आने वाला है। और इसके बाद हम ह्याकिमारू को देखते हैं जिसके साथ उसका गूल हॉर्स भी होता है और हम देखते हैं कि ह्याकिमारू अब पूरी तरह से एक डीमन में बदल चुका था और बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। लॉर्ड डिएगो की आर्मी उसके सामने कुछ नहीं कर पा रही थी और वो बस खड़े खड़े उसे देख रहे थे और ह्याकिमारू बहुत ही बेरहमी से सभी को मारने लग जाता है। इधर हॉल ऑफ हेल में हम देखते हैं कि तोहामारू की वही साथी जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार होती है हॉल ऑफ हेल में एंटर कर जाती है और एक डील करने वहाँ पर पहुंच जाती है और उन 12 डीमंस में से उस 12वें डीमन को कहती है कि तुम ह्याकिमारू को खत्म करने में नाकाम रहे और अब तुम्हारी वजह से वो इस लैंड को तबाह कर देगा
इसलिए मैं तुमसे एक डील करने आई हूँ यहाँ पर। तुम मेरी बॉडी ले लो और इस लैंड को किसी भी तरीके से उस राक्षस से बचाओ। और तभी तोहामारू और ह्योगो वहाँ पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है यार, चलो यहाँ से। लेकिन वो लड़की तोहामारू से कहती है कि मेरी बीमारी की वजह से मैं तुम्हारे साथ मिलकर नहीं लड़ सकती, पर इस लैंड की रक्षा करने के लिए अगर मुझे अपनी बॉडी का सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और तभी एक तेज बिजली वहाँ पर आकर टकराती है, जिसका मतलब होता है कि डीमंस ने उस डील को एक्सेप्ट कर लिया है। इस तरफ ह्याकिमारू बहुत ही बेरहमी से सभी लोगों को मार रहा होता है और तेजी से लॉर्ड डिएगो के पैलेस की तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए। लेकिन तभी रास्ते में तोहामारू और उसके दोनों साथियों से घेर लेते हैं और हम देखते हैं कि उस 12वें डीमन से की हुई डील की वजह से उसके दोनों साथियों की आर्म्स वापस आ जाती हैं और तोहामारू के पास भी अब ह्याकिमारू की दोनों आइज हैं। और ये देखकर ह्याकिमारू गुस्से से भर जाता है और उसे कहता है ये मेरी आइज हैं, इन्हें वापस करो। दरअसल ये तीनों उस 12वें डीमन की पोजेशन में होते हैं जो कि ह्याकिमारू को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था और उसका सर नहीं खा पाया था। और अब वो तोहामारू और उसके साथियों की बॉडीज के थ्रू ह्याकिमारू को खत्म करके डियागो से किया हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा और इस लैंड को बचाएगा। और अब उन चारों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और वो डीमंस ह्याकिमारू को कहते हैं आज हम तुम्हें खत्म करके अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करके ही रहेंगे। और ह्याकिमारू चिल्लाकर कहता है मेरी बॉडी मुझे वापस करो। और तोहामारू की बॉडी के थ्रू वो डीमनों से कहता है ये बॉडी हमारी थी, हमने वो डील करी थी और अब ये तुम्हारी नहीं हमारी है, तुम्हारी वजह से ही वो कॉन्ट्रैक्ट टूटा था और डियागो से किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए हमें तुम्हें इसी वक्त खत्म करना होगा। थोड़ी देर बाद डोरोरो और ह्याकिमारू की मॉम भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन सभी को लड़ता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। डोरोरो उन्हें रोकने के लिए उनके पास जाने ही वाला होता है कि तभी बीवामारू वहाँ पर आ जाता है और उसे रोक लेता है और उसे कहते हैं कि तुम्हें उन दोनों के पास नहीं जाना चाहिए, उनके बीच जाना अभी सुसाइड से कम नहीं होगा, तुम वहाँ पर एक सेकंड भी नहीं टिक पाओगे और मुझे नहीं लगता कि ह्याकिमारू अभी तुम्हें पहचान भी पाएगा और वो तीनों भी डीमंस बन चुके हैं, तो तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए बच्चे। और अचानक से बीवामारू को सब कुछ समझ आ जाता है कि बिना बॉडी के भी ह्याकिमारू कैसे सर्वाइव कर पाया था इतनी देर तक। दरअसल उन डीमंस ने ही ह्याकिमारू को जिंदा रखा था ताकि वो 12वां डीमन ह्याकिमारू को खा सके और ह्याकिमारू की आर्म्स और आईज उसी 12वें डीमन के पास हैं, इसलिए वो उनसे लड़ रहा है ताकि अपनी बॉडी को वापस पा सके। वो तीनों आपस में बात कर रहे होते कि तभी एक घोड़े का बच्चा उन तीनों की तरफ भागने लगता है। दरअसल वो ह्याकिमारू के उसी गूल हॉर्स का बच्चा होता है और अपनी माँ से मिलने के लिए उसके पास जा रहा होता है। वो गूल हॉर्स उसे अपने पास आता हुआ नोटिस करती है और जैसे ही उसका ध्यान ह्योगो से हटता है तो ह्योगो मौके का फायदा उठाकर अपनी तलवार से उस गूल हॉर्स पर हमला कर देता है और मित्सुबी उसके पेट में तलवार घुसा देती है। पर उस गूल को इससे कुछ भी नहीं होता और वो ह्योगो का सर उखाड़कर धड़ से अलग करके दूर फेंक देती है और मित्सु को भी एक लात मारकर खत्म कर देती है। वो गूल हॉर्स आखिरी बार अपने बच्चे से मिलती है और थोड़ी देर बाद वो भी मर जाती है। अब तोहामारू देखता है कि उसके दोनों साथी मरे हुए हैं। तोहामारू को उनके साथ बिताए हुए सभी पल याद आते हैं कि कैसे वो हमेशा उसके लिए लॉयल थे और हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करते थे। और उनके मरने पर तोहामारू जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और हम देखते हैं कि उन दोनों के खत्म होने की वजह से ह्याकिमारू की दोनों आर्म्स वापस आ जाती हैं और तोहामारू उससे बदला लेने के लिए उस पर हमला कर देता है। पर तभी उनकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और वो ह्याकिमारू से बात करने की कोशिश करती है। पर तोहामारू ने कहता है मॉम आप पीछे हट जाइए, इस पर कोई रैम खाने की जरूरत नहीं है, ये एक डीमन है। और ह्याकिमारू वहाँ से भाग जाता है। तोहामारू उसका पीछा करने लगता है और रास्ते में ह्याकिमारू खुद से बातें करते हुए कहता है इस जमीन पर मैं एक कर्स हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक शैतान हूँ, लेकिन वो बॉडी मेरी है और मुझे इसे वापस पाने का पूरा हक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है और मैं अपनी बॉडी को वापस लेकर ही रहूंगा। तभी तोहामारू पीछे से वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। पर आर्म्स के वापस आ जाने की वजह से ह्याकिमारू पहले से और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था और तोहामारू को रियलाइज होता है कि वो ह्याकिमारू को नहीं हरा सकता और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। ह्याकिमारू उसका पीछा करता है। इसके बाद हम लॉर्ड डिएगो को देखते हैं और उसी की आर्मी का एक सोल्जर आकर उसे बताता है कि आसाकुरा आर्मी के लगभग 1500 सोल्जर्स ईस्ट में इकट्ठा हो चुके हैं और हम पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये सब सुनकर डियागो से कहता है एक और रेजिमेंट को उनसे लड़ने के लिए भेज दो, उन्हें किसी भी हालत में अंदर घुसने से रोको। लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद वहाँ जाकर उनसे लड़ने का फैसला करता है और लॉर्ड डिएगो अपनी आर्मी के साथ ईस्ट की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हमें तोहामारू को दिखाया जाता है जो कि उस पैलेस में पहुंच जाता है और तोहामारू को देखकर सभी सोल्जर्स बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि उसकी 2 नहीं बल्कि 3 आंखें थी इस वक्त। और तोहामारू ने कहता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से निकल जाओ, एक डीमन यहाँ पर किसी भी वक्त आने वाला है। और थोड़ी देर बाद शाम होने पर ह्याकिमारू से लड़ने के लिए उसी पैलेस में पहुंच जाता है और ये बहुत ही बैड एस दिख रहा होता है। भाई देखो तो सही से, इतना मस्त लग रहा है यार। और उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। तोहामारू से बताता है कि क्या तुम्हें पता है ह्याकिमारू, तुम्हारा जन्म यहीं पर हुआ था और इसी जगह पर मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। पर हम देखते हैं कि ह्याकिमारू को उससे लड़ने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही होती है और देखते ही देखते उस पैलेस में आग लग जाती है। अब इसके बाद हम ह्याकिमारू की मॉम को देखते हैं जो कि ह्याकिमारू और तोहामारू को रोकने के लिए पैलेस की तरफ ही जा रही होती है। इधर तोहामारू और ह्याकिमारू के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही होती है। वो दोनों आपस में बहुत ही बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं और लड़ते लड़ते तोहामारू को मित्सु के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं और वो गुस्से से भर जाता है और ह्याकिमारू से कहता है तुमने मेरे दोनों साथियों को मार डाला और तुम्हें मारकर उनका बदला मैं जरूर पूरा करूंगा। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया ह्याकिमारू। बचपन में मॉम भी दिन रात बस तुम्हें ही याद करती रहती थी, उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, मुझे कभी नोटिस तक नहीं किया। और वो एक जोरदार हमला करके ह्याकिमारू को नीचे गिरा देता है और फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद डोरोरो वहाँ पर आ जाता है और बीवामारू से मिलता है और बीवामारू से बताता है कि ह्याकिमारू की मॉम एक सीक्रेट पैसेज की हेल्प से उन दोनों के पास आ रही है और नीचे से वो डोरोरो से कहती है कि बेटा तुम मेरा यहीं पर वेट करना, इस रस्सी को वापस ऊपर खींचने में मुझे तुम्हारी
तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। थोड़ी आगे चलकर वो एक सीक्रेट डोर के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो डोर उनसे नहीं खुल रहा होता। और तभी ज़ूकाई वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है, तो आप पक्का हैकिमारू की मॉम होंगी, है ना? और वो कहती है, हाँ मैं हैकिमारू की मॉम हूँ, पर आप कौन है? इसके बाद हम हैकिमारू और तोहामारू को फिर से देखते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक लड़ाई कर रहे होते हैं। और लड़ते लड़ते हैकिमारू तोहामारू को मारने ही वाला होता है कि तभी वो रुक जाता है और उसे जान से नहीं मारता। और ये देखकर तोहामारू से पूछता है, क्या हुआ, रुक क्यों गए हो? तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? तुम बहुत आसानी से अभी मेरा गला काट सकते थे, तो तुमने ऐसा किया क्यों नहीं? बताओ मुझे। और ये सब सुनकर हैकिमारू से कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम भी तो बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। आखिर तुम भी एक इंसान हो, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें नहीं मार सकता यार। और ये सुनकर तोहामारू सरेंडर कर देता है और कहता है, मैं हार गया, मैं हमेशा से ही तुमसे हारता आया हूँ। और हैकिमारू एक भाई की इंटेंशन से उसके पास आने की कोशिश करता है। और तभी तोहामारू के अंदर का वो 12वां डीमन एक्टिव हो जाता है और तोहामारू फिर से उस डीमन की पोजेशन में आ जाता है। और वो डीमन तोहामारू की बॉडी के थ्रू हैकिमारू को कहता है, मैं किसी भी हालत में अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके रहूंगा। पर तभी हम देखते हैं कि तोहामारू अपनी दोनों डीमन आइज उखाड़ कर हैकिमारू को दे देता है। और तभी अचानक से ही जमीन में से एक पर्पल कलर का डीमन वहाँ पर आ जाता है और हैकिमारू पर हमला करने की कोशिश करता है। पर हैकिमारू खुद को बचा लेता है और उस डीमन के दिल पर अपनी तलवार से हमला कर देता है। और अब उस डीमन के डिस्ट्रॉय होते ही हैकिमारू की दोनों प्रोस्थेटिक आइज बाहर आ जाती हैं और वो जमीन पर लेटकर तड़पने लग जाता है। और थोड़ी देर बाद हैकिमारू की मॉम और ज़ूकाई वहाँ पर आ जाते हैं और हैकिमारू को संभालते हैं। हैकिमारू की मॉम उसे गले से लगा लेती है और कहती है, मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे तुम्हें कभी अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था, बस ऐसे ही अपनी बाहों में रखना चाहिए था। और ज़ूकाई उसे कहता है, हैकिमारू भले ही तुम्हें तुम्हारी बॉडी वापस मिल गई है, लेकिन प्लीज इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम हमेशा इंसान ही बने रहो, फिर से शैतान मत बन जाना। और तभी डोरोरो हैकिमारू को पीछे से आवाज लगाने लगता है और ज़ूकाई उसे कहता है, जाओ हैकिमारू, तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलना चाहता है, जाओ उससे मिल लो। और जाने से पहले हैकिमारू पहली और आखिरी बार अपनी खुद की रियल आइज से अपनी मॉम और ज़ूकाई को देखता है। और अब उसकी मॉम तोहामारू के पास जाती है और उससे भी माफी मांगती है, सॉरी तोहामारू, मैंने तुम्हें बहुत ही अकेला फील करवाया, मैंने तुम पर कभी ध्यान नहीं दिया, प्लीज मुझे माफ कर देना। और इन तीनों के ऊपर पैलेस की छत गिर जाती है और हैकिमारू की मॉम, ज़ूकाई और तोहामारू तीनों मर जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बीवामारू डोरोरो और हैकिमारू को ऊपर की तरफ खींचता है एक रस्सी के जरिए और उन दोनों को बाहर निकालता है। और बाहर आकर वो तीनों उसी पैलेस को देखते हैं जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और आग की लपटों में घिरा हुआ था। और बीवामारू हैकिमारू से कहता है, ध्यान से देखो इस नजारे को, यही लिखा था तुम्हारी किस्मत में। और देखते ही देखते लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक्स पूरे राज्य को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हर तरफ बस बर्बादी ही बर्बादी थी। दूसरी तरफ हम लॉर्ड डिएगो को देखते हैं और उसी की आर्मी का एक सोल्जर आकर उसे बताता है, सरकार पैलेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और वो आग आसपास के राज्यों में भी फैल चुकी है और छोटे सरकार का घर भी पूरी तरह से जल चुका है और आपकी पत्नी और तोहामारू का कोई अता पता नहीं है। पर लॉर्ड डिएगो कहता है, बदला लिया जाएगा, चलो आसाकुरा को खत्म करके इसका इंसाफ पाया जाए। और हम देखते हैं कि हॉल ऑफ हेल का वो आखिरी 12वां डीमन स्टैचू भी टूट जाता है, लेकिन उसे नोटिस करने के लिए वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। अब स्टोरी 20 दिन आगे शिफ्ट हो जाती है। अब 20 दिन बाद हम लोग देखते हैं कि हैकिमारू उस हॉल ऑफ हेल की तरफ जा रहा होता है और वो जैसे ही हॉल ऑफ हेल का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि लॉर्ड डिएगो भी वहीं पर बैठा होता है। और हैकिमारू को देखकर डिएगो से कहता है, तो तुम्हें तुम्हारी बॉडी वापस मिल ही गई, कैसी लग रही है तुम्हें इस गाँव की बंजर जमीन? सुंदर है ना बहुत? इस लैंड और इस लैंड के लोगों ने बहुत खून बहाया है तुम्हारे लिए और शायद आगे भी बहाते रहेंगे, लेकिन मैं इतनी आसानी से सब कुछ खत्म नहीं होने दूंगा। अगर इस नर्क भरी जिंदगी से बाहर आने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे 1000 लोगों की बलि भी चढ़ानी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। मुझसे बस एक गलती हो गई, मुझे तुम्हें उस नर्क को नहीं देना चाहिए था, अपने हाथों से ही तुम्हें गला घोटकर मार देना चाहिए था। भाई कैसा बाप है यार, सही में यार, मतलब अपने बेटे को मारने पे तुला हुआ है। और से भी कहता है, अगर तुम मुझे अभी मार भी दो तो मुझे इसका कोई गिल्ट नहीं होगा, बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी आत्मा मेरे बेटे तोहामारू के साथ ही जाकर मिले और मैं एज अ डीमन इस लैंड को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखूं। और हैकिमारू अपनी तलवार उठाकर लॉर्ड डिएगो को मारने लगता है। और तभी दूसरी तरफ हम बीवामारू को देखते हैं जो कि डोरोरो को देखता है और वो पैलेस के बाहर ही वेट कर रहा होता है हैकिमारू का। और बीवामारू डोरोरो से कहता है, अच्छा तुम यहाँ पर इसका इंतजार कर रहे हो, वो पक्का इस वक्त हॉल ऑफ हेल में गया होगा लॉर्ड डिएगो को मारने। अगर हैकिमारू फिर से एक डीमन बन गया तो तुम सेफ नहीं रहोगे, तो तुम्हें उससे अलग होना पड़ेगा। और इस तरफ देखते हैं कि हैकिमारू डिएगो की जान बख्श देता है और उसे जान से नहीं मारता। डिएगो से कहता है, तुमने मुझे जान से क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं मारा तुमने मुझे जान से? और इसके जवाब में हैकिमारू स्टैचू ऑफ मर्सी को उसके सामने रख देता है और कहता है, जिस रास्ते को अब मैंने फॉलो किया है उस पर हिंसा नहीं की जा सकती डिएगो, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और तुम भी इंसानों की तरह जीना सीखो, डीमन मत बनो, इंसान की तरह जियो। और ये सब बोलकर हैकिमारू वहाँ से चला जाता है और हैकिमारू के अंदर जीने की वो इच्छा देखकर लॉर्ड डिएगो रो पड़ता है। अब एंडिंग सीन में हमें डोरोरो को दिखाया जाता है जो कि मन ही मन सोच रहा होता है, मुझे पता है तुम जरूर वापस आओगे हैकिमारू, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे तुमसे अलग होना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि हैकिमारू और डोरोरो अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं और हमें पता चलता है कि डोरोरो दरअसल एक लड़की थी। हाँ भाई हाँ, लड़की है ये, लड़का नहीं है। और डोरोरो भागते भागते हैकिमारू के पास जा रही होती है और हैकिमारू से पलट कर देखता है। और भाई थ्योरीज में ऐसा बोला जाता है कि इन दोनों ने आखिरी में शादी कर ली थी, दोनों खुशी खुशी रहने लगे। पर यार आपको क्या लगता है क्या हुआ था एंडिंग में? मैं तो भाई अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ यार, क्या हुआ था इसमें? भाई मस्त एनीमे बनाया यार, ये काफी अंडररेटेड है। और गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। और गाइस इसकी अगली वीडियो जुजुत्सु काइसेन पर होने वाली है और वो भी 1-2 दिन में आ जाएगी। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में।